आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जहां पर हम निवेश तमाम बारीकियां आपको सिखाते हैं, बताते हैं बाजार के दिग्गज के जरिए। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पेशकश में। मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय त्यागी, हेड ऑफ इक्विटी यूटीआई एएमसी। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेश के एबीसीडी में आप आज जुड़े हमारे साथ और बारीकी से हम निवेशकों को और दर्शकों को समझाएंगे बाजार की चाल छोटी अवधि लंबी अवधि में कितना इम्पैक्ट करने वाली है उनके पूरे निवेश पर, और उनके लिए क्या होगी सही निवेश की सीख। शुरुआत करना चाहती हूँ, अब तक जो ये साल बीत चुका है, हमने देखा है ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला धीमा हुआ है, रुका नहीं है। अगर मैं ग्लोबल फ्रंट पे कहना चाहूँ या घरेलू फ्रंट पे भी कहना चाहूँ, जिस तरह से डेटा निकल कर आ रहा है, दोनों ही फ्रंट पे ऐसे लग नहीं रहा कि तुरंत एक पॉज होगा। खासतौर से घरेलू फ्रंट पे जहाँ पर हमें लगा था कि आरबीआई एक पॉज लेगा, लेकिन जैसे महंगाई के आंकड़े आए हैं वो एक बार फिर से शायद कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं। मुझे पता है आप छोटी अवधि के लिए कोई व्यू देते नहीं हैं और हमेशा आपका भरोसा यही होता है कि बाजार की अगर आपको इस कमाई देखनी है तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा, धीरज रखना होगा। लेकिन फिर भी इस साल में, साल की शुरुआत और आने वाले कुछ और तिमाही, लगभग 2 तिमाही अगर मैं समझना चाहूँ, कितने चिंतित हैं आप? ऐसे कौन सी कारण आप देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव अगर बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है, कम होगा तो किन सूरतों में कम होगा? जी जरूर। कविता जी, जहां तक चिंता की बात है तो मेरे जहन में चिंता का केवल एक ही विषय है, और वो ये है कि हिंदुस्तान के बाजारों की वैल्यूएशन जो है वो उनके एवरेज स्तर, अगर हम बात करें पिछले 10 या 20 वर्षों की, उससे करीबन 20 से 25% ज्यादा है। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि वैल्यूएशन मार्केट की थोड़ी बढ़ी हुई है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि पिछले 12 महीने में हुआ, अगले 12 महीने भी ये बाजार जो है एक रेंज बाउंड सीमा में रहें और कंसोलिडेट करते रहें। तो ये तो रहा जहां तक कि बाजारों की बात है। जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था की बात है, हमारी इकोनॉमी की बात है, वहां मुझको बहुत खासी चिंता नहीं है। जरूर रिजर्व बैंक ने अपने ब्याज की दरें बढ़ाई हैं और एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं ना कहीं ये शायद इस बार थमेंगी, लेकिन रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन से ज्यादा चिंतित है कि ग्लोबल लेवल पे करेंसीज किस तरह से बिहेव कर रही हैं। और अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं और विकसित देश, खास करके अमेरिका जैसे देश, अपने ब्याज दरें बढ़ाते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी के ऊपर एक प्रेशर जरूर आएगा। तो करेंसी को स्थिर रखने के लिए, करेंसी को मजबूत रखने के लिए रिजर्व बैंक को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। जहां तक कि इन्फ्लेशन की बात है, मुझे लगता है हमारा, अगर आप पिछले 10-20 सालों का चयन करें तो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन की दरें 5.5 से 6% के बीच में रही हैं, और इस वक्त की जो हमारी दरें हैं वो इससे कहीं बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन करीबन 2% के करीब रहा है। अगर हम एवरेज की बात करें, वहां पे अभी भी 6-6.5% है। तो उसको नीचे लाने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट्स की दरें बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन से ज्यादा हमको कैच अप करना है इंटरेस्ट रेट्स जो कि विकसित देशों के अंदर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे समीकरण को अगर हम समझना चाहें, घरेलू फ्रंट पे हम, जैसा कि आपने सही बताया और समझाया कि इतनी महंगाई की जो दर है हम देखती आए हैं, लेकिन क्योंकि विदेशी बाजार जो हैं महंगाई, बढ़ती महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ताल में ताल वहाँ बैठना होगा उनके साथ। लेकिन अब अगर घरेलू फ्रंट पे केवल महंगाई ही एक ट्रिगर है, आपको लगता है कि जो हमें परेशान कर सकती है बढ़ती महंगाई, अगर मैं थोड़ी सी दरकिनार कर दूं विदेशी इकोनॉमीज़ की प्रॉब्लम्स को, घरेलू फ्रंट पे ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं? बढ़ती महंगाई, गिरता रुपया, ये कंसर्न हो सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हमने अभी डिसेंटली फेयर आते हुए देखे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाली तिमाहियों पर थोड़ा सा दबाव हम देखें। देखिए, आने वाले 1 या 2 तिमाहियों के अंदर ज़रूर कहीं न कहीं कमज़ोरी देखी जा सकती है, क्योंकि हमने जो ये अभी तिमाही खत्म हुई है, उसमें ऐसा महसूस किया कि कहीं न कहीं कंज़्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कमज़ोर पड़ी है हिंदुस्तान में। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिसको हम कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर बोलते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं देखा गया है कि कुछ कमज़ोरी है।
हो सकता है कि ये कमजोरी आने वाले 3 या 6 महीनों में भी रहे, लेकिन जैसा कि आपने खुद ने ही कहा था शुरुआत में, हम ये मानते हैं कि इक्विटी बाज़ारों से जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है, उसके लिए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को कम से कम 3 से 5 साल की समय सीमा अपने सामने रखनी ही चाहिए। और इस 3 से 5 साल में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत ही होगी, बेहतर बनेगी। ज़रूर उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। अगर मैं अपने पिछले 23 साल के अनुभव को आपके सामने रखूँ, तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 23 सालों में ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा था, कोई ऐसा साल नहीं रहा था, जहाँ कहीं न कहीं कोई चिंता का विषय ना बना हो। लेकिन जब हमने उस चिंता को एक तरफ रखे और आगे के बारे में सोचा, 3 से 5 साल के बारे में सोचा, तो हमने हमेशा ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में ग्रोथ बनी रहेगी। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वर्ष नहीं जाएगा, जहाँ पे कोई ना कोई चिंता का विषय ना हो। आप 3 से 5 साल की समय सीमा रखिए। फिलहाल जो मुद्दे हमारे सामने हैं, उन मुद्दों को देख के मैं बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे सॉल्व किए जा सकते हैं, इन सब के उत्तर हमारे पास हैं। और जहाँ तक इन्फ्लेशन, जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय वैश्विक स्तर पे बना हुआ है, मुझे लगता है इन्फ्लेशन का भी जो डेटा पिछले 3 से 4 महीनों में आया है, वो यही दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन धीरे-धीरे खिसकता हुआ नीचे आ रहा है। हो सकता है उसको और 3-6 महीने लग जाएँ 2.5 या 3% की तरफ आने में, लेकिन ज़रूर डायरेक्शनली वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ ही खिसक रहा है। और इंटरेस्ट रेट हाइक जो है, वो कहीं न कहीं अगले 3 से 4 महीने में जाके थमेंगे, और वो अपने आप बाज़ारों के लिए एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। जी। बिल्कुल, इंतज़ार होगा उस समय का, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ईएमआई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं कर्ज़ का बोझ जो है, जैसा आपने भी कहा है, आने वाले वक्त में हमें और थोड़ा-सा गहराता हुआ दिखाई दे सकता है, लोगों को महँगाई चुभनी शुरू हो सकती है। लेकिन आपने अपने अनुभव की बात की है, तो आपके अनुभव को वैसे एक सवाल में समेटना मेरे ख़्याल से सही नहीं होगा। लेकिन इस तर्ज़ पर मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है कि हाल ही में हमने बाज़ार में एक क्राइसिस सिचुएशन देखी है कंपनी से जुड़ी हुई, अदानी ग्रुप की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कंपनियों के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन सवाल मेरा ये है भारतीय बाज़ार की मैच्योरिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बाज़ार ने रिएक्ट किया, बाज़ार गिरा और उसके हमने देखा कुछ समय के बाद बाज़ार संभल भी गया, बाज़ार ने खबर के बुरे दौर को पचा लिया और आगे भी बढ़ गया। तो अगर मैं बाज़ार की मैच्योरिटी के लेवल पर आपसे सवाल करना चाहूँ, क्योंकि आपने बाज़ार के इतने सारे फेसेस देखे हैं, आपने बड़े से बड़े क्राइसिस देखे हैं जो बाज़ार में आए, जहाँ पर एक वक्त लोगों को ये भी लगा कि शायद बाज़ार कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन बाज़ार में दमखम था और वो आगे बढ़ा। लेकिन अब की बार जो क्राइसिस को बाज़ार ने हज़म किया है, मेरे ख्याल से वो क्या काबिले तारीफ़ है, क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, यही सही अल्फ़ाज़ हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ज़रूर कहीं न कहीं वो चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन देखिए, जो एसेट्स हैं उस ग्रुप के पास, उनकी अलग-अलग जो कंपनीज़ हैं, उनमें जो एसेट्स हैं, वो रियल एसेट्स हैं। तो ये बहुत लोगों ने बोला कि भई ये किसी तरह का कोई स्कैम तो नहीं है, तो हमारा तो मानना यही है कि ये कोई स्कैम नहीं है। ज़रूर अगर देखा जाए तो इस ग्रुप ने अपने आप को बड़ा बनाने के चलते बहुत डेट अपने ऊपर ले लिया था। तो कहीं न कहीं जो डेट इस ग्रुप की अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर है, उसके भार से मार्केट थोड़ा चिंतित ज़रूर है, लेकिन एसेट्स रियल हैं। जहाँ तक इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करी जाए, ज़रूर मैं कहूँगा काबिल तारीफ़ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल में हुई है, वो ये है कि हमारा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है, वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बना है इस पूरे बाजार का। 40 से 45 लाख करोड़ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक़्त हिंदुस्तान की है, जो अपने आप में बाज़ारों को एक मजबूती प्रदान करती है। जो फॉरेन निवेशक हैं, ज़रूर उसके अंदर हम वोलेटिलिटी देखते हैं, लेकिन फॉरेन निवेशक भी मैं कहता हूँ 2 खेमों में डिवाइड करे जा सकते हैं। एक है जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग ओनली फंड्स, जो कि हिंदुस्तान के बाज़ारों में कम से कम 3-5 बल्कि कई ऐसे फंड्स हैं जो 10-10 साल का नज़रिया रखते हैं और दृष्टिकोण रखते हैं। ज़रूर कहीं न कहीं ऐसे भी विदेशी निवेशक हैं जो केवल 3 महीने, 6 महीने का व्यू लेके चलते हैं। लेकिन लॉन्ग ओनली फंड्स अपने आप में बहुत मजबूती बाज़ारों को प्रदान करते हैं, और हमने ना केवल इस एपिसोड में, बट इससे पहले भी जो एपिसोड हुए हैं उसमें देखा है कि जहाँ पे भी
प्राइसेस में गिरावट आती है अच्छे व्यवसायों में, वहां पर ये लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स आके अपना जो है एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं ऐसे व्यवसायों में। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, लॉन्ग ओनली, विदेशी निवेशक, इन 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 दोनों की वजह से बाजारों में जरूर कहीं ना कहीं स्थिरता बनी है। और आगे भी जिस तरह से बाजार मैच्योर होंगे, मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी। कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं वो आते रहे हैं, आते भी रहेंगे, लेकिन खाली एक कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाने से पूरी की पूरी बाजारों को उनकी दिशा को उल्टा होना और विपरीत की तरफ चलना, मैं समझता हूँ शायद ये आने वाले वर्षों और दशकों में हमें दोबारा देखने को ना मिले, जो कि एक अच्छी चीज है। तो आज के समय में अजय सर, अगर आप अपनी टीम के साथ जब भी बैठते हैं, जब भी रणनीति आप बनाने बैठते हैं, आपकी एएमसी में तरह तरह के फंड्स हैं जहाँ निवेशकों ने निवेश किया हुआ है, पैसे डाले हुए हैं, आप जब अपने फंड मैनेजर की टीम के साथ बैठते हैं तो इस उतार चढ़ाव को मात देने वाली ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करते हैं? ऐसी कौन से सेक्टर्स हैं या क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं जिन पर आप स्पेसिफिकली ताज़ा माहौल को ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रहे हैं, योजनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले हमारे पास बहुत अलग-अलग तरीके के फंड्स हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो ग्रोथ फिलॉसफी को मद्देनजर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ हमारे फंड्स ऐसे हैं जो वैल्यू फिलॉसफी के अंदर विश्वास रखते हैं और उनका पोर्टफोलियो वही दर्शाता है जो कि एक वैल्यू फिलॉसफी और एक वैल्यू इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो बहुत अलग-अलग तरह के हमारे फंड्स हैं। कुछ हमारे पास लार्ज कैप फंड्स हैं, कुछ मिड कैप फंड्स हैं। अगर आप रणनीति की बात करें, और क्योंकि आपका प्रश्न था कि किस तरह से हम रणनीति तैयार करते हैं बाजारों में फायदा उठाने का, तो इन सब में एक कॉमन फैक्टर है। सबके पोर्टफोलियोज अलग हैं, अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है जो हम सब मिलजुल के आपस में एक दूसरे को हमेशा याद दिलाते रहते हैं, और वो ये है कि बाजारों के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और स्टॉक प्राइसेस एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत अलग हो सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर किसी व्यवसाय की मान लीजिए 100 रुपए है, शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के चलते किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि 100 रुपए की जगह उस व्यवसाय की कीमत बाजारों में 70 या 80 दिखाई दे जाए, कई बार उससे भी कम। हमें हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि इस व्यवसाय की असली जो कह सकता हूँ वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कितनी है, 100 है, या ये जो फैक्टर्स फिलहाल में घट रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में पैनिक है, क्या इसकी वैल्यू 100 से गिर के 90 हो गई है, 95 हो गई है? और अगर 90-95 भी हो गई है और कीमत इस वक्त 70-75 है, तो भी ये फायदे का सौदा है इस वक्त इस व्यवसाय के अंदर और निवेश करना, अपना निवेश बढ़ाना। तो जो एक कॉमन फैक्टर हम आपस में हमेशा डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं और एक दूसरे को याद दिलाते हैं, वो यही है कि किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, लेकिन उसका प्राइस जिस कीमत पे वो बाजारों के अंदर इस वक्त है, वो कीमत बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख सकती है। आपको हमेशा उस चीज का फायदा उठाना है, और वो फायदा आप जब भी उठा सकते हैं जब आप हाल फिलहाल के फैक्टर्स से अपना ध्यान उठाकर थोड़ा सा आगे का सोचें, कम से कम 3 साल का सोचें, और सोचें कि ये व्यवसाय अगले 3 सालों में किस तरीके से मजबूती से अपनी सेल्स बढ़ा सकता है, अपने लाभांश, अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है और उसके चलते वैल्यू क्रिएट कर सकता है। जी। तो ऐसे में वो कौन-कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर आपकी और आपकी टीम की पैनी नज़र है? हर 6 महीने में इस बात का उत्तर कविता जी अलग रह सकता है, क्योंकि आप आज की तारीख में सवाल पूछ रही हैं। फिलहाल हमें लगता है आईटी क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके अंदर हमें लगता है अच्छी खासी बिजनेस अच्छा चल रहा है। कीमतें जो हैं गिरी हैं, वैल्यूएशंस इन्वेस्टर के फेवर में है। तो जी, इस वक्त तो मैं इन 3 क्षेत्रों के बारे में आपसे कह सकता हूँ।
मैंने आपसे बाजार की मैच्योरिटी पे सवाल पूछा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत निवेशकों को ये लगता है कि क्योंकि आंकड़े आते रहते हैं ना एफआईडीआई के, रोज़ाना आते हैं कि कितना निवेश हुआ है, कितनी बिकवाली हुई है। तो अब जब एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा हम देख रहे हैं कि लगातार एक तो कंसिस्टेंटली बिकवाली हो रही है और वो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निवेशकों में ये टेंशन है कि अब हमारे बाज़ारों से अगर इतना पैसा निकल रहा है तो क्या हमारे बाज़ार इस तेज़ी को कायम रख पाएंगे? क्या घरेलू संस्थागत निवेशक या घरेलू निवेशक जो पैसे लगा रहे हैं, क्या उनके दमखम पर बाजार खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? इसको लेकर असमंजस है। क्या पढ़ पा रहे हैं आप? देखिए कविता जी, मैं दोबारा ये चीज दोहराऊंगा कि हमें केवल 3, 6, 9 महीने के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम 3 और 6 महीने के बारे में सोचें तो ज़रूर कहीं न कहीं जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर में मैं कह सकता हूँ कि बाज़ार खिसक सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन वैसे भी एक अच्छे खासे स्तर पे हैं, एवरेज स्तर से 20% ज़्यादा है। तो मैं कुछ ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊँगा अगर बाज़ार यहाँ से 10% नीचे गिर भी गए। लेकिन जहाँ तक आपने विदेशी निवेशकों की बात करी, हमको ये भी अपने ज़हन में रखना है कि पिछले 12 से 18 महीनों में जो बिकवाली देखी गई है, वो पिछले 30 साल में, क्योंकि हिंदुस्तान के बाज़ार 91 के अंदर, सन 91 में 1991 के अंदर ओपन हुए थे टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहरी निवेशक के लिए। जब से लेके अब तक का 30 साल का या 31 साल का अगर आप चयन करें तो आप देखेंगे कि किसी भी 18 महीने के दौरान इतनी ज़्यादा मैसिव सेलिंग विदेशी निवेशकों ने नहीं करी है। बावजूद इसके हमारे बाज़ार स्थिर रहे हैं क्योंकि लोकल म्यूचुअल फंड्स ने, घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने एसआईपी के माध्यम से कंटीन्यूअसली बाज़ारों के अंदर निवेश किया है। मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तान का आम निवेशक है, वो एसआईपी के माध्यम से निवेश अपना आगे भी जारी रखेगा। हो सकता है कि एसआईपी बुक 8,000 करोड़ प्रति माह की जगह 7,000 करोड़ हो जाए या 6,500 करोड़ हो जाए, लेकिन वो निवेश आते रहेंगे बाज़ारों के अंदर। और कहीं न कहीं जो विदेशी निवेशकों की पेस है बिकवाली की, वो भी पिछले 3-4 महीनों में थोड़ी ढीली हुई है, कमज़ोर हुई है। कहीं न कहीं वहाँ पे भी स्थिरता आएगी। हर महीने, हर तिमाही के हिसाब से ये अंदेशा लगाना मुश्किल है, बल्कि मैं कहता हूँ नामुमकिन है। उससे भी ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारा अनुभव हमें बस यही सिखाता है कि किसी भी व्यवसाय से अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वो व्यवसाय अगले 3 और 5 सालों में कितनी ग्रोथ दिखा सकता है, कितनी बढ़त दिखा सकता है, ये मालूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और टेक्निकल फैक्टर्स कि उसको कौन खरीदने आएगा, कौन बेचने आएगा, बाज़ारों में पैनिक रहेगा या नहीं रहेगा, उससे आपको अपना ध्यान उठाना पड़ेगा, ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो इन सब के चलते मैं ये कहूँगा 3-6 महीने में कुछ भी हो सकता है। मुझे भरोसा है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे, मुझे भरोसा है उन 150-200 व्यवसायों पे जिनका चयन हम सुबह-शाम, दिन-रात करते हैं। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट्स इन व्यवसायों को चला रही हैं, आम निवेशकों के लिए या फिर जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि इस शो में हम दर्शकों को कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाएं और आज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो है कमज़ोर होता हुआ रुपया। हमारी बाज़ार और हमारी इकोनॉमी घरेलू फ्रंट पे बहुत मजबूती से खड़ी है, लेकिन जो कमज़ोरी है रुपए में वो शायद एक चिंता का विषय हमारे लिए बन सकता है। कैसे कमज़ोर होता हुआ रुपया जो है हमारी ग्रोथ स्टोरी में विलन हो सकता है, कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को? क्या कनेक्शन है पूरी इकोनॉमी के साथ कमज़ोर होते हुए रुपए का? बहुत बढ़िया प्रश्न है कविता जी। और इसको हम 2 अलग-अलग तरीकों से सामने रख सकते हैं, लेकिन पहला जो सबसे आसान तरीका है इसको सामने रखने का, वो यही है कि करीबन 23 साल पहले जब मैं इस व्यवसाय में आया था, 23-24 साल पहले, उस समय रुपए की कीमत होती थी करीबन ₹35 और आज रुपए की कीमत है ₹82। अगर उस वक़्त किसी ने हमसे ये कहा होता कि देखिए रुपया जो है 35 से 82 जाने वाला है, शायद बहुत सारे निवेशक ये सोचते कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी और अगर ऐसी बात है तो हमारे बाज़ार भी शायद अच्छा नहीं करेंगे। रुपया हर 2-3 साल में नीचे ही गिरा है, डेप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने 20 सालों में इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूती से आगे बढ़ी है और बावजूद इन सब के रुपया 35 से 82 हुआ है, तो हो सकता है अगले 10 सालों में रुपया 82 से 102 या 112 भी हो जाए। बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता मत करिए।
अब आ जाते हैं मूल रूप से ये होता क्यों है। ये केवल एक ही वजह से होता है और वो है इन्फ्लेशन। हाल फिलहाल के इन्फ्लेशन की दरों को आप अपने ज़हन से हटाइए, बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इन्फ्लेशन की। यूएस, क्योंकि हम रुपी वर्सेस यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर आप यूएस डॉलर की बात करें तो उनकी इकोनॉमी में करीबन 1.5 से 2% की मुद्रास्फीति होती है, मतलब इन्फ्लेशन होता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ अमूमन एवरेज टाइम पीरियड में 5.5 से 6% हमारा इन्फ्लेशन रहता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रुपये की परचेजिंग पावर, जो चीज आप आज 100 रुपए की खरीद रहे हैं, कल आपको वही चीज खरीदने के लिए 106 रुपए लगेंगे, क्योंकि 6% के करीब हमारा इन्फ्लेशन है। यूएस बाजारों में जो चीज आज आप $100 की खरीद रहे हैं, कल आपको वही चीज खरीदने के लिए $102 लगेंगे। उनका 2% इन्फ्लेशन है। ये जो 2 और 6 के बीच का जो फर्क है, इसको हम बोलते हैं करेंसी डिफरेंशियल। हिंदुस्तान के रुपए को डॉलर के मुकाबले हर साल 4% कमजोर पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो 6% से घट रही है, डॉलर की परचेजिंग पावर केवल 2% से घट रही है। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल में ये 4% को कहीं ना कहीं इक्वेशन में बैठना ही पड़ेगा। और यही कारण है, जैसा कि मैंने कहा, कि रुपया 32 से 35, 35 से 40, 40 से 45 धीरे धीरे हर साल घटता गया है। एवरेज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर है करीबन 3 से 3.5%। ये सालाना डेप्रिसिएशन है। किसी साल में हो सकता है 8% हो, किसी साल में हो सकता है कि रुपया एप्रिशिएट कर जाए, लेकिन अगर आप एवरेज की बात करें तो ये है 3.5%। और यही चीज आने वाले वर्षों में भी होगी। बहुत ज्यादा इसको आप चिंता का विषय ना माने, ये केवल इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है। जी चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, अब जिनके पास लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो अगर बना रखा है और वो नियमित तरीके से, अनुशासित तरीके से निवेश भी कर रहे हैं, फिर भी अगर उनके पास क्षमता है कुछ अपना निवेश बढ़ाने की, तो इक्विटी के किस पोर्टफोलियो में या किस तरह के एक्सपोजर में अपना पैसा बढ़ाएं? मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या आपको लगता है कि फिलहाल समय है जहाँ पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं तो थोड़ा सा और निवेश कर सकते हैं? वैसे तो आप अपने आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत बेहतरीन फायदा होगा, लेकिन फिर भी किसी को अगर क्षमता है तो इक्विटी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे किया जाए और कैसे अपना निवेश बढ़ाया जाए? जी, अमूमन जब भी ये सवाल हमारे सामने रखा जाता है, हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट होता है कि हर निवेशक की जरूरत अलग है। हमारे निवेशकों में एक यंग 25 साल की उम्र का कोई जवान भी है जिसने अभी अभी अपने कॉर्पोरेट लाइफ या अपनी अभी अपना करियर शुरू किया है, और उसको पैसे की जरूरत अगले 15-20 सालों में नहीं पड़ने वाली। और साथ के साथ हमारे पास ऐसे भी निवेशक हैं जो थोड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल के हैं, जिनको जो पूंजी उन्होंने जमा करी है उसमें से हर साल हो सकता है कुछ ना कुछ निकालने की जरूरत पड़े। तो इसीलिए जवाब हमेशा बहुत अलग होगा। 25 साल के यंग इन निवेशक के लिए हम कहेंगे कि देखिए, आपका मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। 60 साल के लिए हम बोलेंगे कम होना चाहिए। इसीलिए मैं केवल एक उत्तर नहीं दे सकता सबके लिए। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने रीबैलेंसिंग की बात करी है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो क्लियरली ये दर्शा रहे हैं कि इस वक्त स्मॉल कैप के अंदर ओवर वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, मिड कैप के अंदर बीच में है ओवर वैल्यूएशन, और लार्ज कैप में ओवर वैल्यूएशन सबसे कम है। तो अट्रैक्टिवनेस की बात जब हम बात करें तो मैं समझूंगा रीबैलेंसिंग में लार्ज कैप को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दीजिए, स्मॉल कैप को सबसे कम तवज्जो दीजिए, क्योंकि वहां पे ओवर वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, मिड कैप कहीं ना कहीं बीच में है। जी चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को समेटते हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने खूबसूरती से, इतनी बारीकी में जाके तमाम निवेश के गुर आज दर्शकों को सिखाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।